the gracious, the merciful. Respected students, friend, follower, you are most welcome in our academy, the ESL Academy of Linguistic Literature. I'm your host, lecturer, presenter, Sir Rana. Our contact number is 03056319464. Respected students, today we are going to discuss William Blake as a romantic poet. William Blake मिस्टिक हैं, पेंटर हैं, इनग्रेवर हैं और कहते हैं प्री रोमांटिक पोइट्स हैं। कुछ लोग इनको रोमांटिक पोइट्स नहीं जानते, वो कहते हैं कि ये प्री रोमांटिक है, ये ब्रेक करने वाला है क्लासिसिज्म को। क्लासिसिज्म ऑब्जेक्टिव एज थी, रीजन की एज थी, इनलाइटनमेंट की एज थी, उसमें सेंटर ऑफ अटेंशन मैन था। क्या था सेंटर ऑफ अटेंशन? क्या था? मैन था। जैसे आप जॉनसन एज को देखें, पॉप की एज को देखें और ड्राइडन की एज को देखें, ये सारे लोग जो थे ये क्लासिकल राइटर थे, न्यू क्लासिकल। इन लोगों ने क्या किया था, रोमन ग्रीक्स के नॉलेज को, जैसे होमर, विर्जिल, ऐसे होमर की जैसे अलीड थी, ओडिसी थी, या इस तरह का जो वर्क था, उस वर्क को उन लोगों ने ट्रांसलेट किया था। उस जैसी ग्रैंड पोएम तो नहीं लिख सके, एपिक, तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उसकी मॉक एपिक बना दी। जैसे रेप ऑफ द लॉक है, ये एपिक है, अलीड की, उसकी क्या किया, उसको कॉमेडी या उसकी पैरोडी बनाई है। एंशिएंट ग्रीक के टाइम को, जो उस वक्त के ग्रैंड राइटर थे, उसको उन्होंने क्या किया था, उसको उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी। वो सारी एज थी, रीजन की एज, इनलाइटनमेंट की एज। इंसान जो था वो बिहाइंड मनी था, और इंसान इंडस्ट्रियलिस्ट था, इंसान मटेरियलिस्ट था। तो मटेरियलिस्ट इंसान की एक जो मादियत पसंदी से रिलेटेड इंसान है, उसकी सोच वो बताते थे राइटर। जैसे कहते हैं ना, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो उस वक्त के लोग कैसे थे, जैसे वो ब्लिंडा की लाइफ हमने रेप ऑफ द लॉक में पढ़ी। तो रोमांटिक क्या था, उसका रिवर्स है, उसके उल्ट है। ये रिएक्शन था कि वो एज ऑफ रीजन थी, ये एज ऑफ सब्जेक्टिविटी। वो ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब्जेक्टिविटी है। पोएट का माइंड जहां जा रहा है वो लिख रहा है, वो विजन को यूज करता है। नोट करें बातों को, वो विजन को यूज करता है, इंडिविजुअलिज्म को यूज करता है, लिबर्टी को यूज करता है, सिंपल डिक्शन को इस्तेमाल करता है, पेस्टोरल लाइफ को यूज करता है, विलेज के सीन लेता है। आपको रोमांटिक पोएट्स की निशानी क्या है, वो इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है। तो विलियम ब्लेक जो हमारा राइटर है, वो कैसे लिखता है, इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है। विलियम ब्लेक पैदा हुए हैं 1757 सोहो इंग्लैंड में। 1827 में डेथ हुई है। मदर कैथराइन है, जो कि बड़ी रिलीजियस लेडी है। उन्होंने इसकी रिलीजियस वाइज अच्छी परवरिश की। ही वॉज अ मिस्टिक, ही वॉज अ रिलीजियस बिकॉज ही गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिज मदर। अपनी मदर से इन्फ्लुएंस लेते हुए इसने रिलीजन, बाइबल को अच्छी तरह, क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया। क्रिश्चियनिटी को स्टडी करने के बाद साथ कहते हैं कि मुझे विजन्स आते हैं, मैंने बहुत सारे विजन्स किए हैं। एज़ाकील को देखा, एंजल्स को देखा, यानी ट्री फिल्ड विद एंजल देखा। 4 साल की एज में वो कहता है कि मुझे गॉड को मैंने देखा, गॉड ने मेरा जो सर है वो विंडो में दिया, और उसकी वजह से ये दौड़ता हुआ फादर के पास आया। फादर ने डांटा, मदर ने कंसोल किया। तो अर्ली एज से, यानी 8 ईयर ओल्ड थे व्हेन हिज फादर सेंट हिम टू ड्राइंग स्कूल। इससे पहले इसने रीडिंग राइटिंग घर में सीखी। ऑलवेज वर्कड एज एन एनग्रेवर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बट ही वॉज वेरी पुअर मैन। अपनी लाइफ में ये बड़ा अनरिकग्नाइज रहा, लोगों ने इसको मैड कंसीडर किया। ही वॉज वेरी पुअर बट ही वॉज रिच इन सोल। सोल में वो बहुत बड़ा था। उसकी अर्ली लाइफ जो है वो क्या, बड़ी सिंपल थी, बोरिंग थी। इवन इफ वी कंपेयर विद अदर रोमांटिक पोएट्स, जैसे कीट है, शैली है, बैरन है, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ है, कॉलरेज है, और दीगर रोमांटिक पोएट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये, इसने ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, नेवर ट्रैवल्ड। तो ये इसकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी लगती है। इसको बाज़ लोग मैड कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने इसके बारे में कहा, वर्ड्सवर्थ कहता है कि या ही इज मैड, but there is something in his madness that I did not see in the work of the Baron, Lord Barons or Walters etc. like these poets. कि इसकी मैडनेस में भी एक सैनिटी है,
एक अक्लमंदी है। क्या है कि वो मैं बड़े बड़े पोइट्स की कहता है कि वर्क में नहीं देखता। ये वर्ड्सवर्थ ने इसको ट्रिब्यूट किया, इसको एडमायर किया। मैरिड कैथराइन पॉचर 1782 में, अनएजुकेटेड लेडी से शादी की, उसको खुद टीच किया, इनग्रेवर से रिलेटेड वर्क सिखाया, उसने इसकी हेल्प की कलरिंग में, पेंटिंग में। और ये पेंट करता था, कॉपर प्लेट्स होती थी उसके ऊपर, ये नीडल्स के साथ पेंट करता था, इमेजेस बनाता था, तो इसकी मदद करती थी। लास्ट डे में एक अननोन डिजीज से ये बीमार हुए और उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। कुछ कॉपर्स के जो प्लेट्स थी जो यूज करता था उसकी कुछ रिएक्शन हुआ। क्लेम्ड विजन्स ऑफ एंजल्स, स्पिरिट्स, घोस्ट एंड किंग्स एंड इवन क्वींस, गॉड एज वेल। फर्स्ट विजन 4 साल की एज में होता है, विजन से लिखता है, इंडिविजुअलिज्म यूज करता है, विजन्स, पेस्टोरल सीन, विलेज के सीन, इमेजिनेशंस और बड़ी डीप इमेजिनेशन से लिखता है। 4 ईयर में गॉड को देखा है, 9 ईयर में ट्री फिल एंजल देखा है, फील्ड विद एंजल देखा है, एज़ाकील को देखा है, दीगर फरिश्तों को वो कहता है मैंने देखा और वो मुझे विजन के थ्रू नॉलेज देते हैं। और उसने बहुत कुछ जो है वो पेंटिंग की है। वो कहता है कि क्रिश्चियन जो एंग्लिकन चर्च है ये सुप्रेस करता है, फॉरबिडेंस और सप्रेशन जो कि बिल्कुल एक पॉइजन ट्री की मानिद है। उसने इसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया है कि जो इंसान के मन में हो सेक्स से रिलेटेड या जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, पैशंस है, उसको वोमिट करना चाहिए, उसको डिस्कस कर देना चाहिए। अगर आप अंदर रखते हैं कोई चीज़ तो दैट इज़ वेरी डेंजरस इन फ्यूचर। ये वो इसको रिजेक्ट करता है और डिसेंटर कहा जाता है, ही इज़ अ सेपरेटिस्ट, यानी चर्च से एक सेपरेट समझा जाता है। अरेस्टेड ट्वाइस, कहते हैं कि विलियम ब्लेक सपोर्टर थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के और अमेरिकन रेवोल्यूशन के। उस वक्त फ्रांस और इंग्लैंड की जंग चल रही थी, उसके भी ये खिलाफ थे, क्योंकि ये रोमांटिक जो पोएट होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव हार्ट होता है। तो उस वक्त के जो क्विंग थे वो डेफिनेटली वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, उसे स्पाई भी कंसीडर किया, इसको पकड़ा भी गया, ट्वाइस अरेस्ट भी किया गया। 1783 में इसको अरेस्ट किया गया। अदर आर्टिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग, इसे और दूसरे आर्टिस्ट को फिर बाद में इसको रिलीज कर दिया गया। फ्रेंच स्पाई समझा गया कि ये सपोर्टर है उनका। किंग को ये डैम करता है, डैम द किंग एंड ऑल द सोल्जर्स, जो कुछ वो एक्टिविटी कर रहे थे। इसके वर्क ने ड्यूरिंग हिज एज लिटिल अटेंशन रिसीव की, बट लेटर 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी लेटर ही गॉट सम फेम। तो इसने फिर फेम, बाद में इसको फेम भी मिला जब उन लोगों ने इसको स्टडी किया कि ही वॉज वेरी विजनरी पोएट। ये तो बड़ा विजनरी पोएट है, ये तो साथ इमेजेस बनाता है और विजन देता है। पीपल थॉट हिम मिस्टिक, पहले लोग इसको कहते हैं वायर्ड समझा, कंफ्यूज समझा, मैड समझा, लेकिन बाद में इसको इन्होंने कहा ये तो बड़ा विजनरी इंसान है। ये लिखता था अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, इन्फिनिट इमेजिनेशन थी इसके पास, बड़ी वास्ट इमेजिनेशन थी, और ये मिस्टिक था और ये एक रिलीजियस था, बिब्लिकल नॉलेज था इसके पास। एंग्लिकन चर्च को क्रिटिसाइज करता है। वर्क इसका पोइटिकल स्केचेस 1783, और रिलीजनल वन 1789, देयर इज नो नेचुरल रिलीजन 1788, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस याद रखें जो हमारा हमसे रिलेटेड है 1789, मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, ये सारा उसका वर्क है। विजन्स ऑफ द डॉटर ऑफ द एल्बियन 1793, अमेरिका अ प्रोफेसी 1793, फॉर चिल्ड्रन द गेट्स ऑफ पैराडाइज 1793, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस नोट करें 1794, यानी 1794 में सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है, 1789 में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखा है, जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रेरी पार्ट्स हैं। ह्यूमन सोल जिसमें बताई है कि इंसान की ह्यूमन सोल की 2 फेसेस होते हैं, एक इनोसेंस और एक एक्सपीरियंस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट। You are listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss. Prior to discuss William as a romantic poet, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ जो मैंने इसका खुद बनाया है, उसके बाद मैं हेडिंग डिस्कस करूंगा आपके साथ। लिखें, डिस्कस विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट।
या वो इस तरह पूछ सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एग्री दैट विलियम ब्लेक इज अ रोमांटिक पोएट। जस्टिफाई विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट। आपने जस्टिफाई करना है कि वाकई ये रोमांटिक पोएट है। तो हमें पता है जो इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है वो रोमांटिक पोएट होता है। क्लासिसिज्म का रिएक्शन है रोमांटिसिज्म। उसमें क्या रीजन की एज थी, इनलाइटनमेंट की एज थी, मैन वाज अ सेंटर ऑफ राइटिंग। इंसानों के ऊपर लोग लिख रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ब्लिंडा ऐसी थी, बैरन ऐसा था, लॉर्ड पीटर ऐसा था, ठीक है जी। ऐसे उन मैन जो लिखा इसने पोप ने, तो पोप क्या लिख रहा था, इंसान के ऊपर लिख रहा था, उनकी एक्टिविटी उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा था, स्टायर कर रहा था। वो स्टायर की एज थी, रीजन की एज थी, ऑब्जेक्टिव एज थी, साइंस की एज थी, साइंटिफिक एज थी, रैशनल एज थी, लॉजिक रीजन की एज थी। लेकिन ये सब्जेक्टिविटी की एज है। यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखता है पोएट। रीजन को ये कहता है कि रीजन जो है, रीजन के जरिए आप गॉड को नहीं माप सकते। आप अगर रीजन से देखोगे तो आप स्केप्टिसिज्म में चले जाओगे। आप कभी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर आप रैशन, जैसे वो रसल रिजेक्ट करता है ना। डिकार्ड ने 15th सेंचुरी में डिकार्ड से पूछा किसी ने कि अगर गॉड नहीं है, अगर गॉड नहीं है, इस दुनिया इस कायनात का कोई गॉड नहीं है, या ये दुनिया किसने बनाई, तो आप क्या इसके बारे में कमेंट करते हो, इफ देयर इज नो गॉड। तो उसने आगे से कहा था बिकॉज आई थिंक आई एम, कि मैं सोचता हूं मैं हूं। कांट जर्मन फिलोसोफर है, वो क्या कहता है, कहता है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ऐसा करो, आप फिर मॉरल हो, तो दिस इज नॉट मोरालिटी। ये कहता है कि विलिंग टू डू गुडनेस इज अनदर थिंग एंड नॉलेज ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, मिस्टिसिज्म, क्लासिसिज्म, व्हाटएवर यू हैव, दैट इज अनदर थिंग। रिलीजन का नॉलेज होना, उसका कॉन्शियस होना, या कोई चीज आप बाइबल का पढ़ना या दीगर स्क्रिप्चर का पढ़ना और चीज है, वो कहता है कॉन्शियस एंड विलिंगनेस टू डू गुडनेस इज अनदर थिंग। कि आपकी इंटेंशन क्या है। जैसे हेनरी फील्डिंग ने कहा था, इफ योर अटेंशंस आर गुड यू आर गुड, ईदर योर एक्शंस आर बैड। आपके एक्शन अगर बुरे भी हैं लेकिन आपकी इंटेंशन ठीक है तो वो कहता है तुम अच्छे इंसान हो। किसने कहा? हेनरी फील्डिंग ने। डिस्कस विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट। हमें पता है कि ये इंडिविजुअलिज्म का कायल है, फ्रीडम का कायल है, लिबर्टी का कायल है, इमेजिनेशन का कायल है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। और ये क्या कहता है? विजन्स कहता है मुझे होते हैं। अगर आप गॉड को जानना चाहते हैं तो यू डोंट नीड रीजन। इफ यू विल गो टू रीजन यू विल मूव टूवर्ड्स स्केप्टिसिज्म। आप स्केप्टिसिज्म को ये रद्द करता है। कहता है डाउट जो बच्चे को सिखाएगा उसकी कब्र कभी, कहता है कि वो कभी कब्र से बाहर नहीं आएगा, उसमें जलता रहेगा फॉरएवर। सो डोंट टीच डाउट टू चाइल्ड। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मैंने बनाया, ये नोट कर लें। विलियम ब्लेक वाज एन English poet, painter and printmaker. He was largely unrecognized. ये साथ साथ लिख लें फिर ये याद रहती हैं बातें। He was largely unrecognized during his lifetime. अपनी लाइफ टाइम में ये largely unrecognized रहा। Blake is now considered seminal figure, जैसे in the history of the poetry and visual art of the romantic age। यानी Blake is now considered, Blake आजकल seminal figure जाना जाता है in the history of poetry and visual arts of the romantic age। यानी romantic age में इसे poet भी कहते हैं और artist भी कहते हैं, ये painter भी कहते हैं। आधा पोएट है और आधा दूसरे लफ्जों में कह लेंगे ये आर्टिस्ट है। द स्पार्क ऑफ रोमांटिक्स कैन बी विविडली मार्क्ड फ्रॉम हिज पोएट्री। यानी अगर आप देखें तो बड़ा वाज़ेह तरीके से कहता है, आप स्पार्क देख सकते हैं रोमांटिसिज्म का इसकी पोएट्री। कि इमेजिनेशन को यूज करता है, विजन को यूज करता है, इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी और सप्रेशन का कायल नहीं है। कहता है जो मन में है बस अनप्लैंड आना चाहिए। जैसे वो जॉन कीट्स ने कहा था कि पोएट्री शुड कम लाइक ट्रीज, लाइक लीव्स कम टू द ट्री। वर्ड्सवर्थ ने कहा
स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। क्या है पोइट्री? पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि फीलिंग इतनी कि ओवरफ्लो करे तो फिर आप लिखें, फिर जो पोइट्री आती है वो पोइट्री होती है, ना कि आप प्लान करें। जैसे टी.एस. एलियट ने कहा कि वो प्लान होनी चाहिए, बंदा रीजन से लिखे, अकल से लिखे। जैसे अकली पोएट था, कौन अकली पोएट था? जॉन डन। कहता जॉन डन बहुत अच्छा टी.एस. एलियट है। उसने कहा कि मिल्टन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ग्रैंड लिख दिया, आम बंदे की कॉम्प्रीहेंशन से बियॉन्ड कर दी पोएट्री। हाँ जी, कौन अच्छा पोएट है? वो कहता जी जॉन डन बड़ा अच्छा पोएट है, वो अकल से पोएट्री करता है, माप के सेंटेंस बनाता है, वर्स बनाता है। तो ये क्या थे? ये बड़ा सिंपल डिक्शन यूज करते थे रोमांटिक। ये लिख लें चीजें, सिंपल डिक्शन यूज करते हैं। सिंपल पीपल, रस्टिक लोग, रस्टिक देहाती लोग, और पेस्टोरल सीन, विलेज के सीन, नेचुरल सीन, नेचर, इमेजिनेशन, फैंटेसी, ये चीजें जो यूज करते हैं वो रोमांटिक पोएट्स होते हैं। तो विलियम ब्लेक तो ये चीजें यूज करता है अपनी पोएट्री। तो इसलिए इसे कहा जाता है प्री रोमांटिक है, कुछ से कहते हैं रोमांटिक है, कोई कहते हैं रोमांटिक। इसने क्लासिसिज्म को तोड़ा और उसके बाद रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ। विलियम ब्लेक वॉज अ रोमांटिक पोएट। द स्पार्क ऑफ रोमांटिक्स कैन बी विविडली मार्क्ड। मार्क्ड का मतलब होता है कि हम देख सकते हैं फ्रॉम हिज पोएट्री। रोमांटिसिज्म मीन, क्या रोमांटिसिज्म का मतलब है? रिलायंस ऑन सब्जेक्टिविटी, कि आप सब्जेक्टिविटी के ऊपर रिलायंस करें। आप ऑब्जेक्टिविटी को ना देखें कि हर चीज को रीजन और अकल के साथ और ऑब्जेक्टिव और माप तोल के लिखें। नो, जैसे आ रहा है रॉ डाटा वैसे लिखते जाएं, वो सब्जेक्टिविटी है। रोमांटिसिज्म मीन रिलायंस ऑन सब्जेक्टिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी आप सब्जेक्टिविटी और इमेजिनेशन पे अगर लिख रहे हैं, वैसा ही डाटा जैसा आ रहा है माइंड में, बेतरतीब जैसी सोच आ रही है वैसे लिखते जा रहे हैं। जैसे पोएट जो, जैसे जॉन कीट्स ने कहा था कि जैसे किसी ट्री को, ट्री लीव्स आते हैं, ग्रो होते हैं, खुद ब खुद पोएट्री आ रही है, तो वो आपकी रोमांटिक पोएट्री है। वी सी विलियम ब्लेक राइट थ्रू विजन एंड इमेजिनेशन। हमने उसकी पोएट्री से देखा कि वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस, हमने दो ही इसकी पढ़ी है ना कलेक्शन, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं वी सी ब्लेक राइट्स थ्रू विजन एंड इमेजिनेशन। वो विजन और इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है। इट वॉज स्केलिंग, ये स्केलिंग एक है क्रिटिक्स, वो क्या कहता है? इट वॉज स्केलिंग हु फर्स्ट डिफाइंड रोमांटिसिज्म। ये स्केलिंग था जिसने पहली दफा किसको, स्केलिंग ने डिफाइन किया पोएट्री को। कैसे डिफाइन करता है? रोमांटिसिज्म एज अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी रोमांटिसिज्म ऐसे है जैसे कि लिबरलिज्म था लिटरेचर में। रोमांटिसिज्म इज एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, जैसे लिबरलिज्म आया था वैसे ही रोमांटिसिज्म आया लिटरेचर में। लिबरलिज्म किसके खिलाफ था? मोनार्की के, ठीक है, फैशिज्म के, किसके? डिक्टेटरशिप के, एक नई सोच, डेमोक्रेसी। रोमांटिसिज्म ओरिजिनली स्टार्टेड after the lyrical ballad jointly penned by विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, यानी ज्वाइंटली पेन्ड बाय किस ने पेन किया, उसको लिखा। लिरिकल बैलेट जो है ये 1830 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके लिखा था लिरिकल बैलेट्स। उसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी दोनों की, और उसमें एक पोएम आपने देखी होगी एंशिएंट मैरिनर, वो भी इसमें। यानी ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके कलेक्शन लिखा था लिरिकल बैलेड। उसमें उसके बाद रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया 1830 में। पोएट लाइक विलियम, ये मैं सारा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये आपने एज इट इज लिखना है, उसके बाद हम कुछ डाटा उधर से लेंगे बुक से। पोएट लाइक विलियम ब्लेक कहता है कि जैसा विलियम ब्लेक जैसा पोएट इज नोन एज द इनिशिएटर ऑफ द रोमांटिक एंड क्रैकर ऑफ क्लासिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म को इनिशिएट करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। इनिशिएटर का मतलब होता है स्टार्ट करने वाला ऑफ रोमांटिक, एंड क्रैकर ऑफ रोमांटिक, और रोमांटिसिज्म को तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला। उसके बाद वो यानी प्री रोमांटिक ये कंसीडर होता है। मैनी रोमांटिक पोएट्स एंड राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फ्रांस एंड इंग्लैंड वार, American revolutions and French Revolution।
यानी आप लिख सकते हैं मैनी रोमांटिक राइटर वर इन्फ्लुएंस्ड, कहां से, फ्रॉम इंग्लैंड फ्रांस वर, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इनसे यानी बहुत सारे जो रोमांटिक पोइट्स थे वो इन्फ्लुएंस थे और इसके ऊपर भी उसका असर। इस कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं इसके बारे में, वो हम लिख लेते हैं। वाल्टर रलीग से क्या कहता है, डबल कोट्स के अंदर लिखें, इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लेक स्टैंड आउटसाइड द रेगुलर सक्सेशन लाइन, यानी वो इसे रोमांटिक लाइन में जो आ रहे हैं ना दूसरे पोइट, वो इनमें कंसीडर करते ये आइसोलेटेड था, एक मैड और एक और तरह का इंसान था, वो इसे उस लाइन में नहीं गिनते। इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लेक स्टैंड आउटसाइड द रेगुलर सक्सेशन लाइन, यानी जो रोमांटिक की लाइन आ रही है ये उसका कहता हिस्सा नहीं है। Binions, Binion writes about Blake, यानी बिनियन इसके बारे में लिखता है एज अ पोएट कहता है पोएट की हैसियत से, ही इज बट वन वॉइस इन द ग्रेट क्वायर्स होता है गाना गाने वाला, सॉन्ग गाने वाला, क्वायर्स ऑफ इंग्लिश सिंगर, यानी एज अ पोएट कहता है वो एक आवाज थी एक ग्रेट यानी सिंगर की, इंग्लिश सिंगर में। ये आप नोट कर लें, ये क्रिटिक्स की कोट्स जो होती हैं 3-4 हमें जरूरत होती है। प्रोफेसर हर्डफोर्ड कहता है कनेक्ट्स हिम विद द रेनेसेंस ऑफ वंडर, यानी वो रेनेसेंस का एक वंडर कहता है उसे। नो डाउट ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यू ग्रेशियन सोसाइटी ऑफ द बैरन, कीट, शेली, ब्लैक, आगे कहता है बट शेयर द मेलो ऑफ द एज, यानी वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सेपरेट है कहां से, बैरन से, लॉर्ड बैरन से, कीट से, शैले से, यानी वो एक और तरह के पोएट से, बड़े मॉडर्न, बड़े रोमांटिक से और बड़े खुश रहते थे, ट्रैवल करते थे। लेकिन ये तो बेचारा अपने घर से ही बाहर नहीं निकला, एक ही औरत से शादी की तो उसके साथ ही रहा, और बड़ा मिस्टिक और बड़ा रिलीजियस और बड़ा बाइबल को मानने वाला और बड़ा मजहबी था और विजन्स और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला। तो वो लोग तो बड़े मॉडर्न थे, जैसे शैली हुआ, शैली पैदा कहाँ हुआ तो शैले जाके इटली में मरता है, ठीक है, ये लोग ऐसे थे। बैरन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जाके मरा, ये लोग ट्रैवल करते थे बड़े। एसी बॉग ने कहा, क्या कहता है, डबल कोट में लिखिए, द फर्स्ट क्लियर वॉइस वाज दैट ऑफ द विलियम ब्लेक, यानी रोमांटिक एज की जो सबसे क्लियर वॉइस है, एसी बॉग ने इसको एडमायर किया है। द फर्स्ट क्लियर वॉइस ऑफ रोमांटिक एज वाज विलियम ब्लेक, यानी वो विलियम ब्लेक था। नहीं जी, ये कुछ लिख लें पॉइंट्स, ये हेडिंग लिख लें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिखें इंडिविजुअलिज्म एंड एंटीनोमिनिज्म। एंटीनोमिनिज्म लिख लें और इंडिविजुअलिज्म लिख लें। पहली हेडिंग एंटीनोमिनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। ये एंटीनोमिनिज्म की इंग्लिश लिख लें, क्रिश्चियंस आर फ्री फ्रॉम मोरल लॉ बाय गॉस्पल, यानी लोग जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, वो गॉस्पल के लॉ से फ्री हैं, ऐसा कोई बिलीव होना उसे कहते हैं एंटीनोमिनिज्म। एंटीनोमिनिज्म और इंडिविजुअलिज्म, ये पहली हेडिंग दें। यानी रोमांटिसिज्म ऑफ ब्लैक, जो ब्लैक की रोमांटिसिज्म है वो किस पे कंसिस्ट करती है, वो इमेजिनेशन को यूज करता है, लिख ले नीचे हेडिंग, वो मिस्टिसिज्म को यूज करता है, वो इंडिविजुअलिज्म को यूज करता है, वो ह्यूमनिज्म को यूज करता है, वो लिबरलिज्म को यूज करता है, वो लिबर्टी का कायल है, वो आज़ादी का कायल है। ये सारे आप पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहली हेडिंग में।
इंडिविजुअलिज्म, एंटीनोमियनिज्म, ये उसकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। ही सेज दैट एंग्लिकन चर्च इज नॉट गुड बिकॉज दे आर टीचिंग डॉगमेटिक। बड़े ओल्ड जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव हैं वो लोगों को टीच कर रहे हैं, वो कंसिस्ट करते हैं ऑर्थोडॉक्स और रॉन्ग बिलीव। एक तो सप्रेशन कराना, एक लोगों को मुनाफिकत सिखाना। एंग्लिकन चर्च जो है वो सबसे बड़े जो करप्ट लोग हैं, वो बच्चों को फीड नहीं करते, जो चर्च पे डिपेंड करते हैं उन बच्चों को फीड करने की बजाय वो चर्च जो है वो खुद करप्ट हो चुका है, ये डिस्कस करता है। ही इज कंसर्न फॉर द, उसकी कंसर्न क्या थी, वो इमेजिनेशन को यूज करता, मिस्टिक नॉलेज को, सूफीज्म जो उसका नॉलेज था इससे रिलेटेड वो उसको यूज करता, पैंथीज्म को, ठीक है, और जो थियोलॉजियन उसका आइडियाज थे मजहब से रिलेटेड उनको यूज करके वो अपनी बात जो है वो डिस्कस करता। बाइबल का उसे अच्छा खासा नॉलेज था, उसकी मदर ने उसको टीच किया था, तो बाइबल को वो बड़े हवाले उसके देता। इंडिविजुअलिज्म लोगों को इनफरादियत टीच करता, ह्यूमनिज्म टीच करता अपनी पोइट्री के जरिए। लव फॉर लिबर्टी, उसकी लव फॉर लिबर्टी जो है हम फील कर सकते हैं। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करें, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस करें कि उन लोगों ने आज़ादी हासिल की तो इसने सपोर्ट किया, इवन के ट्वाइस इसको अरेस्ट किया गया कि तुम सपोर्ट करते हो। इंग्लैंड और जो इंग्लैंड और फ्रांस की वार थी इसके भी खिलाफ था, इवन किसी सपाई कंसीडर किया गया फ्रांस का। ब्लैक पोइट्री दूसरी हेडिंग दें, ये पहले हमने डिस्कस कर ली। दूसरी हेडिंग, ब्लैक पोइट्री शो पेस्टोरल सेटिंग। ब्लैक की जो पोइट्री है वो हमें सेटिंग देती है विलेज की। हमें ऐसे लगता है जैसे विलेज के सीन है, जैसे मर्सी, पिटी, फियर। फिर हमने देखा कि वो चिमनी स्वीपर, बच्चों का काम करना, बच्चों का वर्क करना। वो लंदन इसकी पोइम है, उसमें हमने देखा वो डिस्कस करता है लंदन की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, डिके, करप्शन और हार्लट की जो आवाज़ है, प्रोस्टिट्यूट की जो आहें हैं और बच्चों की, चिमनी स्वीपर की जो आहें हैं, ये अल्टीमेटली कफन क्रिएट करेंगी इंग्लैंड का। तो यहाँ पे फिर हमने ऑगरीज ऑफ इनोसेंस में देखा कैसे वो पेस्टोरल सीन, कैसे वो लैम्प का जिक्र करता है और पिटी फियर का डिस्कस करता है और घोड़े का डिस्कस, हॉर्स का डिस्कस करता है, इवन के बर्ड्स, इंसेक्ट का डिस्कस करता है। ये सारे पेस्टोरल सीन है। पेस्टोरल सीन को वो बताता है, विलेज सीन को बताता है, लैम्प को डिस्कस करता है। लैम्प कंसीडर किया जाता है क्राइस्ट का सिंबल। चिल्ड्रन जो है वो इनोसेंट बीइंग, ठीक है, इनोसेंस फॉर्म है सोल की। पोएम्स इसकी बड़ी इमेजिनेटिव है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो हमें अपनी इमेजिनेटिव विजनरी वर्ड्स में ले जाता है, अपनी वर्ड में ले जाता है और इमेजिनेटिव वर्ड के थ्रू हमें ये बताता है कि कैसे ये सीन्स जो हैं ऐसे हमारे सामने ऐसे जैसे फील होते हैं कि हमारे सामने चल रहे हैं। जैसे वो लैम्प का डिस्कस करता है, इंसेक्ट और उसके अलावा दीगर चीज़ों का जब वो डिस्कस करता है अपनी पोइट्री में। पोएम्स आर इमेजिनेटिव, पोएम उसकी बड़ी इमेजिनेटिव है। तीसरा पेस्टोरल ये हो गया, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, दोनों में ये चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तीसरी हेडिंग दें, ब्लैक बिलीफ इन फ्रीडम। ब्लैक्स, तीसरी हेडिंग दें, ब्लैक्स बिलीफ इन फ्रीडम। ब्लैक फ्रीडम का कायल है। पहला पॉइंट लिखें, एक्सपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड एंटीनोमियनिज्म। हाँ जी, कि इंसान कहता है क्रिश्चियन जो है आज़ाद हैं गॉस्पेल के लॉ से, ये एंटीनोमियनिज्म है। जैसे वो गॉस्पेल के लॉ है, अपने आप को दबाओ, अपने आप झूठ बोलना तो झूठ बोलो, कहता है नो, ही वाज अगेंस्ट। इंडिविजुअलिज्म और एंटीनोमियनिज्म का काल था। एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट का नाम लिखें, एक्सपोनेंट का मानी लिखें, मीनिंग सपोर्टर, फेवर करने वाला। ही वाज एक्सपोनेंट, he was a supporter of the individualism, exponent of individualism and antinomianism। वो चाहता था कि इनफरादियत को की तरवीज हो, इसको प्रमोट करें, इंडिविजुअल वैल्यूज को, इंसान की एज ए इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की जाए, इसको फ्रीडम दी जाए, इसको लिबर्टी दी जाए। आज़ाद पैदा हुआ है तो आज़ाद ही मरना चाहिए। ही शुड नॉट बी इन द शैकल ऑफ स्लेवरी। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सपोर्टर था, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन का सपोर्टर था,
इंग्लैंड को क्या चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कॉलोनीज नहीं बनानी चाहिए, किल नहीं करना चाहिए, बेनिफिट के लिए लोगों को अपने बेनिफिट सीख नहीं करने चाहिए। ही वॉज अगेंस्ट द किंग, द टायरेनिकल गवर्नमेंट ऑफ द किंग। ये सारा आप डिस्कस कर देंगे। एक्सपोनेंट था किसका, इंडिविजुअलिज्म का, और बाइबल में और चर्च के भी खिलाफ था। चर्च जो अपने ऑर्थोडॉक्स और डॉगमेटिक बिलीफ थोपते थे, प्रेस करते थे लोगों को, इसके खिलाफ था। ये एंटीनोमियनिज्म था, वो एंटीनोमियनिज्म, एंटी ANTINOMIANISM, एंटीनोमियनिज्म। क्रिश्चियंस आर फ्री फ्रॉम द गॉस्पेल लॉ, बाइबल के लॉ से। दूसरी इसके साथ ही लिख लें पॉइंट, पीपल डिमांड लिबर्टी फ्रीडम। लोग रोमांटिक एज में लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो ईस्टर्न हों, चाहे वो फ्रांस के लोग हों। वो चाहता था कि पीपल, लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके लिए लिखता भी था, उनकी फेवर भी करता था, और वो खुद इमेजिनेटिव था, खुद लिबर्टियस था, खुद एक इंडिपेंडेंट और इस तरह का कायल था। सपोर्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसने खुल के मदद की, खुल के हेल्प की, किसकी, सपोर्ट किया, बूस्ट किया इस मूवमेंट को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उनकी फेवर में लिखा, उनसे कहा, उनसे मीटिंग की, इवन के लोग उससे मिलने भी आते थे, डेलीगेशन फ्रेंच के और अमेरिकन, और ये उनकी फेवर करता था। बेसिकली ये पुअर था लेकिन रिच, सोल इसकी बहुत रिच थी। सोशल एंड पॉलिटिकल आउटबर्स्ट, वो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे सपोर्ट करता था लिबर्टी को, फ्रीडम को, इंडिविजुअल फ्रीडम को। थंडर अगेंस्ट किंग, किंग के वो बड़ा उसको डैम, उसको कर्स करता है। किंग इज नॉट गुड बिकॉज दे आर प्रमोटिंग एनार्की, फैशिस्ट, डिक्टेटर काइंड आइडिया, सो ही डज नॉट लाइक किंग ऑफ दैट टाइम। द रूलर, प्रीस्ट, ही कंडेम्स, किसको कंडेम करता है, रूलर को, प्रीस्ट को, चर्चमैन को। सुप्रेस करते हैं, पुअर को दबाते हैं, पुअर को उनका एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके राइट्स को। And he was against the injustice and cruelty of the king and the priest and the churchmen, what they were doing with the children, with the innocent subject. Passion for liberty, liberty के लिए उसके पास पैशन था, बहुत ज़्यादा पैशन था। ये लिख लें, ये पॉइंट्स सारे हम किस में लिखेंगे, हेडिंग इसकी आएगी ब्लैक बिलीफ इन फ्रीडम, इसके नीचे सारे पैशन फॉर लिबर्टी। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि वो लिबर्टी के लिए बड़ा पैशनेट था। सपोक अगेंस्ट द किंग, मोनार्च, प्रीस्ट, चर्चमैन, पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब के वो अगेंस्ट था। लाइक शैले, उसके पास बहुत पैशन था, उसने बहुत ज़्यादा फेवर की शैले बेसिकली इसको अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा। उस वक्त के जो किंग थे वो भी बड़े मोनार्च किस्म के और बड़े अनार्ची और इस तरह के थे, डिक्टेटर किस्म के थे। तो उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी और ये इतनी इस दौर में। तो लाइक शैले, ही हैड अ पैशन फॉर लिबर्टी। ही सेड, उसने कहा, विलियम ब्लेक कहता है, बट वेन द सॉर्ड वेन बो, कहता है बेकार है तलवार और बेकार ही वो तीर कमान है। कैसे, दे नेवर कैन वर्क वार्स ओवरथ्रो, यानी वो कुछ नहीं कर सकते, कोई उसका फाल है। द हर्मिट्स प्रेयर, कहता है एक दरवेश की प्रेयर। द विडोज टीयर्स, और एक बेवा का आंसू। अलोन कैन फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम फियर्स, कहता है ये आज़ाद कर सकते हैं दुनिया को खौफ से। यानी हमें इन लोगों का, यानी ये लोग जो हैं, अगर दवा करें, इनके आंसू जो हैं आज़ाद कर सकते हैं फियर से सारी दुनिया के। किसी हर्मिट, दरवेश और विडो। होली थर्सडे इसने लिखी, उसमें कंडेम किया। लिटिल बॉय लॉस लिखा, द चिमनी स्वीपर लिखा, लंदन लिखा, जेरूसलम लिखा। ये जो इसने पोइम्स लिखी हैं, इसमें इसने कंडेम किया कि कैसे बच्चों को मिस यूज़ किया जा रहा है, कैसे अवाम को सप्रेस किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके राइट्स को। द एंजल लिखा, सिक रोज लिखा, द गार्डन ऑफ लव लिखा। स्ट्रॉन्ग, इसमें स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट करता है। ये सारी जो पोइम्स मैं अब बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस में आती हैं। द एंजल, द सिक रोज, द गार्डन ऑफ लव,
हमने देखा, हमने सिक रोज को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि वो कहता है कि जो फीलिंग दबाई जाती है, या सिक रोज में वो बताता है कि क्रिश्चियन चर्च जो प्रीस्ट टीच कर रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट दे शुड टीच। वो मुनाफिकत, हिपोक्रेसी सिखा रहे हैं। तो इसमें डिकेइंग फैक्टर को बताता है सिक रोज में भी, लाइफ के, ये भी एक क्रिश्चियन वैल्यूज को डिस्कस करता है। आगे जी, मिस्टिसिज्म, ये भी एक हेडिंग बन सकती है। मिस्टिसिज्म में वो क्या बताता है? मिस्टिकल थॉट और मिथ मेकिंग टेक्निक है इसके पास। विलियम ब्लेक के पास मिस्टिकल थॉट्स हैं, उसके पास बहुत मजहबी नॉलेज है, और वो साथ मिस्टिक भी है, एक सूफीज़म का कायल है, सूफी काइंड ऑफ पोएट है। मिस्टिकल थॉट को यूज करते हुए वो लिंक कर लेता है, शैले की तरह बिल्कुल लगता है। यानी जब वो मिस्टिक थॉट यूज करता है तो शैले भी तकरीबन, उसने वेस्ट विंड जो लिखी है शैले ने, वो बिल्कुल इसी तरह मिस्टिक थॉट के साथ। बोथ नेचुरलिज्म एंड मिस्टिसिज्म वर ट्रेट ऑफ पोएट्री। आप एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी पोइट्री का एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नेचुरलिज्म को, नेचर जैसे लैम्प को डिस्कस करता है, टाइगर को डिस्कस करता है, नेचर को डिस्कस करता है, नेचर की ब्यूटी को डिस्कस करता है, और गॉड को डिस्कस करता है, लैम्प को डिस्कस करता है, क्राइस्ट को डिस्कस करता है। ये सारे नेचुरलिज्म और मिस्टिसिज्म को मिला के, दोनों नॉलेज को मिलाता है और उसके जरिए एक न्यू आउटलुक देता है अपनी पोइट्री में। बर्न वॉज पायनियर्स। बर्न एक राइटर था, कहता वो पायनियर था नेचुरलिस्ट का, लेकिन बर्न जो था वो अकेला नेचुरलिस्ट था, मिस्टिक नहीं था। इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेचुरलिस्ट भी है और साथ मिस्टिक नॉलेज, सूफीज्म का भी नॉलेज रखता है। अलोन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सन का, सोलिट्यूड का, तन्हाई का, गॉड के साथ कंटेम्पलेशन में बातें करने का, विजनरी बातें करने का, और इंट्रैक्शन गॉड के साथ बड़ा डीप था इसका, इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, सब्जेक्टिविटी को यूज करता है। वो कहता है जी इमेजिनेशन के जरिए हम, इमेजिनेशन इज द ओनली डिवाइन थिंग विद विच यू कैन लिंक विद गॉड, वो कहता है। अ रोबन रेस्ट ब्रीस्ट इन केज, इसमें वो कहता है कि अगर आप रोबन रेड ब्रीस्ट, जो सुर्ख सीने वाली चिड़िया है, उसको कैद करोगे तो क्या होगा? पुट ऑल द हेवन इन रेज, पूरे आसमान को वो गुस्से में लाता है। A dog stops at master's gate. डायर कहता है क्या होगा इसे? रूवन ऑफ द स्टेट, ब्रिंग्स द रूवन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को रूवन कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है अगर आप डॉग जो है किसी मास्टर के गेट पे भूखा है। ये सारे मिस्टिसिज्म में आता है। आप ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, मैक्सिमम मिस्टिसिज्म उसने यूज किया उसमें अपना नॉलेज। मिस्टिसिज्म इज विस्टफुल, यानी एक क्या है? विस्टफुल का मतलब लिखें, विस्टफुल मेलनखालिक। मिस्टिसिज्म जो होता है वो हमेशा परेशान रहता है। विस्टफुल का मतलब लिखें, विस्टफुल डिप्रेस्ड। विस्टफुल का मतलब ड्रीमी, इमेजिनेटिव, ख्वाबों की दुनिया। यानी मिस्टिसिज्म यूजुअली विस्टफुल क्या रहता है? विस्टफुल होता है, और साथ क्या होता है? मेलनकॉली, डिप्रेस्ड कंडीशन में रहता है एक मिस्टिक इंसान। लेकिन ये ऐसा मिस्टिक था, बट विलियम ब्लेक वाज अ जॉयफुल मिस्टिक। मिस्टिसिज्म यूजुअली shows melancholic nature, but this mystic was a very joyful person. लेकिन विलियम ब्लेक जो मिस्टिक था तो ये बड़ा joyful इंसान था, बड़ा खुश रहने वाला। आगे कहता है कि joy and woes are common lines। जैसे उसने कहा था कि खुशी गमी दोनों मिली जुली चीजें हैं, जो इसको समझ जाता है वही सही जिंदगी गुजारता है। हमने पढ़ा था ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। कहता है joy and woes are woman line, a clothing for the divine soul। यानी एक डिवाइन सोल के लिए अच्छा क्लॉथ है। यानी खुशी गम साथ साथ चलते हैं, इंसान खुशी गम को समझ जाता है कि ये ब्लेंड है लाइफ खुशी गमी का, फिर वो बड़ी अच्छी तरह जिंदगी गुजार लेता है। ये हमने पढ़ा था ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। स्टायर ऑन रिलीजन, रिलीजन के ऊपर छठी हेड, स्टायर ऑन रिलीजन। रिलीजन के ऊपर स्टायर करता है बड़ा बिट। क्या स्टायर करता है अभी मैं बताता हूं आपको।
इमेजिनेशन इज डिवाइन फैकल्टी इन ह्यूमन। वो इस बात का कायल है कि जी इमेजिनेशन जो है वो एक डिवाइन फैकल्टी है इंसान ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसको यूज़ करके आप गॉड के साथ अपना लिंक मजबूत कर सकती हैं। लेकिन कुछ पोएट, कुछ राइटर स्केप्टिसिज्म के कायल थे और उसने उसको क्रिटिसाइज किया। ऑगरी ऑफ इनोसेंस में हमने पढ़ा कि स्केप्टिसिज्म जो है ना, अगर आप डाउट करोगे तो चांद सूरज अगर डाउट करे तो वो कभी भी अपना काम सरंजाम ना दे। लेकिन कुछ सोक्रेटिस ने कहा था कि डाउट इज द ओरिजिन टू लर्न, कि अगर आप डाउट करेंगे तो सीखेंगे। लेकिन ये कहता है कि डाउट नहीं, स्केप्टिसिज्म नहीं होना चाहिए। नो नीड रीजन टू अंडरस्टैंड ब्लेक राइट थ्रू इमेजिनेशन। कहता है जी ब्लेक जो है वो कहता है रीजन को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉजिक, रीजन, रैशनल थॉट्स, जो हर चीज़ को रैशनैलिटी से आप नहीं माप सकते। अगर मज़हब को रैशनल थॉट से मापोगे तो यू विल लीव रिलीजन, आप रिलीजन के कायल नहीं रहोगे। बहुत सारी चीज़ें मिस्टिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस होती हैं, बियॉन्ड रैशनल थॉट्स होती हैं। जैसे एक बुजुर्ग हैं, वज़ू कर रहे थे तो एक शैतान आ गया, उसने कहा कि आप गॉड को मानते हैं, रीज़न थे, गॉड तो है ही नहीं, आप किसको मान रहे हैं, किसको मानते हैं? उसने कहा जी मेरे पास दलीलें हैं। कहता 2 दलीलें? शैतान ने कहा। उसने पहली दी, दूसरी दी, कहते कि 100 उसने उससे दलीलें दी। उसने 100 की 100 अपनी रैशनल थॉट्स के साथ रिजेक्ट कर दी। सैटर्न ने परेशान हो गया, वजू कर रहे थे बुजुर्ग, उसने अपने मुर्शिद को ऐसे अपने इमेजिनेशन में लाया तो उसने आगे से कहा कि यू शुड से दैट आई एक्सेप्ट गॉड विदाउट रीजन। मैं किसी बगैर रीजन के गॉड ऑलमाइटी को मानता हूं, इसे कहो और ला हौला वाला कुव्वत पढ़ो। As he narrated, he said la hawla wala quwwat and he said that I accept God without reason. अगर रैशनल थॉट के साथ मानोगे तो यू विल फॉरगेट गॉड। तो अल्लाह ताला माफ करे। स्केप्टिसिज्म, डाउट, ये विलियम ब्लेक कहता है कि अगर ये करोगे तो यू विल नॉट एक्सेप्ट गॉड। इमेजिनेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी फैकल्टी है इंसान के अंदर कि उसके ज़रिए वो अनसीन चीज़ों को देख सकता है और गॉड ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट कर सकता है। ब्लेक राइट थ्रू इमेजिनेशन, ब्लेक अपनी इमेजिनेशन और विजन के थ्रू लिखता है। कंसीडर रीजन बोरिंग। लोग क्या करते हैं कि रीजन को, ब्लेक जो है वो रीजन को बोरिंग कहता है, तो ये स्टॉप कर देती है कनेक्शन किसके साथ, गॉड के साथ। मैन शुड फ्री सोल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रीजन। कहता है कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं मिस्टिसिज्म की स्पिरिट को तो यू शुड गेट आउट रैशनल एंड रीजन। रैशनल थॉट और रीजन से अगर बाहर आओगे, अगर इसी से मापोगे तो मिस्टिसिज्म को एंजॉय नहीं कर सकते। यू शुड फ्री योर सोल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रीजन टू एंजॉय द मिस्टिसिज्म। ये आप लिखेंगे। स्टार करता है हेट रीजन, वो रीजन से हेट करता है। इंट्यूटिव नॉलेज को यूज करता है अपनी को, आइडिया को परसीव करता है किसके जरिए, विजन और इमेजिनेशन के जरिए। ही लव्स इमेजिनेशन और विजन के जरिए अपनी पोइट्री जो है वो करता है और साथ उसकी पेंटिंग भी बनाता है। कहता है कि इमेजिनेशन जो है वो सूद करती है, कंफर्ट करती है। वो लिखता है कि रीजन जो है वो विस्टफुल है, वो मेलनखलिक बनाती है। नेचर में इंसान जब रीजन को फॉलो करता है तो ही बिकम्स मेलनखलिक। आप प्यार को परसीव कर सकते हो विजन के थ्रू, वो कहता है। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, वो नेचर को कैसे ट्रीट करता है ये भी लिखने पॉइंट। कहता है कि जितनी भी डिस्कवरी है वो इमेजिनेशन के थ्रू होती है। एंशिएंट जो है वो कहता है जी, एंशिएंट लोग जितने भी लोग हैं उन्होंने इमेजिनेशन के लिए जरिए रिवील की हैं चीज़ें। और कहता है ब्लेक जो है वो मिथ मेकिंग भी टेक्निक यूज़ करता है, उसके पास मिथ मेकिंग टेक्निक है यूज़ करने की। ही यूज मिथ मेकिंग टेक्निक
देखिएगा, इसका कंक्लूजन मैंने बनाया इसी सवाल का, वो भी जरा नोट कर, काइंडली नोट कंक्लूजन। फौजिया लिखें, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड, विलियम ब्लेक वॉज रोमांटिक पोएट। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट था। हमने उसे रोमांटिक पोएट ही साबित करना है, तो हमने इतना कुछ बताया, अब उससे कंक्लूड कर रहे हैं। He was the major romantic whose work was part of romantic or wider movement of romanticism in late 18th century and early 19th century। यानी इसका जो वर्क था वो रोमांटिक जो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी से ताल्लुक़ रखता है। इन अर्ली 19th सेंचुरी यानी अर्ली 19th सेंचुरी जो थी, हिज वर्क पोस्ट क्वेश्चन, उसके वर्क ने ये क्वेश्चन उठाया, पोस्ट क्वेश्चन टू रीडर्स, क्या कॉलम के बाद लिखेंगे वाज ही सेन और मैड, यानी उसका वर्क जो है वो खुद पूछता है कि क्या वो मैड था, पागल था या सियाना समझदार था। अ ग्रेट रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ कमेंटेड, एक ग्रेट रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ ने कमेंट किया, देयर इज नो डाउट दैट पुअर मैन वॉज मैड, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पुअर मैन मैड था, बट देयर इज समथिंग इन मैडनेस, लेकिन उसकी मैडनेस में कुछ ऐसा था दैट इंटरेस्ट मी मोर देन द सैनिटी ऑफ वाल्टर्स लॉर्ड बैरन्स, कि उसका वर्क जो है मुझे वाल्टर और लॉर्ड बैरन से भी ज्यादा समझदार लगता है, अच्छा लगता है। ब्लेक्स यूज ऑफ विजन, ब्लेक यूज करता था, ब्लेक का विजन यूज करने का तरीका सिंबलिज्म कॉमा मेटाफर कॉमा रेवोल्यूशनरी स्पिरिट कंबाइंड विद द सिंपल डिक्शन, और वो मिलाता था सिंपल डिक्शन, डिक्शन होता है सिलेक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस मेक हिम टिपिकल रोमांटिक पोएट, वो उसको टिपिकल रोमांटिक पोएट बना देता था। मैं आपको इसका शूट भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। He was influenced from French and American Revolution. According to William Blake, all religion are one. वो कहता सारे मजहब एक जैसे हैं, सारे मजहब एक जैसे हैं, and there is no natural religion which can bring changes in public life. कोई भी ऐसा दीन नहीं है, मजहब नहीं है जो पब्लिक की लाइफ में चेंज लाए, पूरी दुनिया को यानी चेंज कर दे। He wants to क्या करना चाहता है, relieve, he want to reflect the life of simple people through his poetry, यानी आम लोगों की वो जिंदगी शो करना चाहता था थ्रू अपनी पोइट्री के जरिए। विलियम ब्लेक गिव्स इंपॉर्टेंस टू विजन कॉमा इमेजिनेशन, पेस्टोरल होता है गाँव के जो सीन है, पेस्टोरल सीन्स, mysticism, symbolism and love for human. He idealized, किसको आइडियलाइज किया, किसको वो मसाली समझता था, किसको लाइक करता था, he idealized childhood, आगे sympathy for children and lyricism in his poetry। ये मैंने उसका कंक्लूजन बनाया, आप कहें तो मैं इसका आपको स्नैपशॉट भी सेंड कर दूंगा। आई होप यू हैव लाइक्ड टुडेज लेक्चर। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. If you want to join us, contact 0305631964। Yes जी, प्लीज बोलें। मुझे पता है, चले मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको लिख लीजिएगा। मैं असल में मेरी राइटिंग हर किसी को समझ नहीं आती, मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाती है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ शॉर्ट, इसका स्नैपशॉट। डोंट वरी। आज का लेक्चर ठीक रहा, फिर समझ आई।